करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को उठाते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप सभी ने पढ़ा होगा। क्या होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ईच एंड एवरी मास ऑफ द यूनिवर्स attracts other mass with a force that is known as gravitational force। मतलब हर एक वस्तु जिसका कि मास होता है वो दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। किस फोर्स से खींचता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, जैसे कि हम इसका उदाहरण देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं? सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है। क्यों करता है वो? क्योंकि सन और अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण अर्थ कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? सन के चारों तरफ फेरे लगा रहा है। वैसे ही जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ फिर से गिर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मास है वो इस ऑब्जेक्ट के मास को अपनी तरफ खींच रहा है। वैसे ही ये जो बॉल हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं उसका भी कुछ मास होगा, वो भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन अर्थ तो मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसका फोर्स जब ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो फील होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट अर्थ को पुल नहीं कर पाता क्योंकि उसका फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज दिस मच। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू G इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। G क्या है? यूनिवर्सल gravitational constant and m1 m2 are the two masses which attracts each other with a force that is F, and r is the distance of separation between the centers of these two masses m1 and m2। ये हो गया ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। वैसे ही जब हम दो चार्ज बॉडी को लेते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में भी फोर्स लगता है, जो कि हमने चार्ज में पढ़ा है। क्या? कि कोई चार्ज बॉडी दूसरे मटेरियल के ऊपर, बॉडी के ऊपर एक तरह का फोर्स डालता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो फोर्स कैसा होता है? वो फोर्स आइदर अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव होता है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे उसका नेचर के बारे में। तो हमें पता है, लेकिन वो फोर्स कितना ज्यादा होता है और किस डायरेक्शन पे लगता है, वही हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ में। जैसे कि हमने ग्रेविटेशन में क्या लिया था? दो मास लिए थे, वैसे ही कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसके बीच में फोर्स निकाल रहे हैं? दो चार्ज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा दैट इज पॉइंट चार्ज। एक अगर हम ले लेते हैं फुटबॉल, उसके ऊपर चार्ज है, वो एक चार्ज बॉडी है अगर, तो फिर उसके सरफेस के ऊपर चार्ज अगर होंगे तो क्या हम उसे पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? अगर हम बहुत दूर से उसको ऑब्जर्व करते होंगे तो फिर वो हमारे लिए एक पॉइंट हो जाएगा। उसे हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी पॉइंट चार्ज को हम कंसिडर करेंगे। जैसे छोटे छोटे चार्ज हैं, वैसे ही हमें वो पॉइंट चार्ज लग रहे हैं, तो हम वैसे ही कुछ पॉइंट चार्जेस को लेके इस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो ये लॉ हमें क्या कह रहा है? दिस लॉ स्ट्रेस दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस separating by a distance r
is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance separating the two charges. ओके, तो ये हमें इतना इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं? पहले इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फोर्स कितना होगा, ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये जो दो चार्ज हैं और ये जो उनके बीच में जो सेपरेशन है। देखिए, अगर हम दो चार्ज लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये दो चार्ज हैं, ये एक चार्ज हो गया, ये एक चार्ज हो गया। जब ये इसी डिस्टेंस पे हैं, इनके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अगर इनके बीच में एक फोर्स है तो फिर ये जो फोर्स, ये जब पास आते जाएंगे तो क्या होगा? इनके बीच में फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। अगर दूर जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जितने दूर ये होते जाएंगे उनका फोर्स रैपिडली डिक्रीज होता जाएगा और जितने जितने पास आते जाएंगे इनके बीच में फोर्स बढ़ता जाएगा। अगर दो चार्ज 2 यूनिट्स पास आ रहे हैं तो फिर उनके बीच में जो फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर ये दोनों पहले से इस डिस्टेंस पे थे, से r डिस्टेंस पे थे, ठीक है। अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आधा हो जाएगा तो फिर ये क्या होगा ना, इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना होगा ना, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, जब हमारा r 2 टाइम्स हो जाएगा तो फिर फोर्स कितना होगा? आधा हो गया, सॉरी, जितना जब हमारा r 2 गुना ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4। जब हमारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आधा हो जाएगा तो फिर फोर्स कितना हो जाएगा? 4 गुना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1/r² हमें पता है f होता है, ये प्रोपोर्शनल टू f होता है, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। लेकिन जितना r का वैल्यू कम होता जाएगा उतना ही फोर्स बढ़ता जाएगा। और कैसे बढ़ेगा? इसका स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो हमने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसी बात को हमने यहाँ पे वर्ड्स के माध्यम से लिखा हुआ है। क्या है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्यों बोल रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन? क्योंकि ये चार्ज कुछ भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो फिर ये रिपल्शन होगा, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो ये क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो हम सारे केस को एक जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन में हमने क्या लिखा? It states that the force of attraction or repulsion between 2 point charges separated by distance r is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट कूलम्स लॉ का। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये फोर्स किस तरफ लग रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही हम
पता लगा रहे हैं कि ये फोर्स कितना होगा, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। कौन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। तो यहाँ पे बस हम क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो इसको अगर हम कंबाइन कर लें तो फिर क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो क्या होगा, K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो फिर ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, क्या, K। इट्स ए कांस्टेंट बट इट्स नॉट एन यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करता रहेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला फैक्टर मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा क्या, जो भी हम यूनिट्स लेंगे, जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स लेंगे वैसे ही ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कैसे करता है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एनी मीडियम। ठीक है, ये जो चार्ज है अगर पानी के अंदर रहेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर उनको मीडियम चेंज कर दूं, अगर उनको एक मेटल के अंदर रख दूं तो फिर उनके बीच में जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये कांस्टेंट है हमेशा फिक्स नहीं रहता, अगर मीडियम चेंज होगा तो फिर इसका वैल्यू भी चेंज होगा। इन एयर और वैक्यूम इसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस। ठीक है, वहां पे K का वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये जो परमिटिविटी हमने लिखा उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे इस लेक्चर के बाद। तो ये जो है एप्सिलॉन, ये तो हमने जान लिया कि मीडियम के कारण आता है। और एक फैक्टर है कांस्टेंट, क्या है, 1/4। ये क्यों आता है, यहाँ पे देखिए हम इस स्टेटमेंट में कुछ ऐड करने वाले हैं। अभी देखिए ये जो दो चार्जेस हैं इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, किस तरफ लग रहा है वो तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कहाँ पे फील हो रहा है, न द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इसी के ऊपर ही फोर्स रहेगा। किस डायरेक्शन में रहेगा वो हम उसके वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, द फोर्स इज along the line joining the two charges। ठीक है, ये हो गया अभी कंप्लीट स्टेटमेंट। तो अभी देखते हैं ये जो 4π कहाँ से आया और K उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। देखिए ये अगर एक पॉइंट चार्ज है और उसको हमने स्पेस में लिया, ये एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके सामने यहाँ पे भी चार्ज रह सकता है, यहाँ पे भी चार्ज रह सकता है, यहाँ पे भी चार्ज रह सकता है, यहाँ पे भी चार्ज रह सकता है। वैसे ही इसके चारों तरफ जितना स्पेस अवेलेबल है वो
क्या है, खुला हुआ है किसी भी चार्ज के प्लेसमेंट के लिए। अगर मैं इस चार्ज को और इस चार्ज को दोनों सामने सामने रखूं और फोर्स कैलकुलेट करने का ट्राई करूं, तो फिर इसके कितने पॉसिबल वेज के एक डायरेक्शन में ये रहेगा। इसका कितना पॉसिबल डायरेक्शन है, बोलिए मुझे। इसका पॉसिबल डायरेक्शन है 4 पाई। इसका 4 पाई डायरेक्शन अभी वैकेंट है। इसका स्पेस जो है कितने एंगल में फैला हुआ है, 4 पाई एंगल में। और उसी 4 पाई एंगल के डायरेक्शन के एक ही डायरेक्शन में ये चार्ज प्लेस्ड है। तो फिर ये कौन से डायरेक्शन में है, बस 4 पाई डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन में ये अभी प्लेस्ड है। तो ये कितना जगह ले रहा है, मतलब ये इस चार्ज का 4 पाई में से एक डायरेक्शन में रह रहा है। जैसे कि मैं बोल दूं कि मेरे पास 4 एप्पल हैं और राम के पास 2 एप्पल हैं, ठीक है। तो अगर मैं राम को 2 एप्पल दे रही हूं तो मैं कितना एप्पल उसको दे दी, मैं अपना आधा उसको दे दी। कैसे पता चला, 2/4। वैसे ही इसके पास अवेलेबल स्पेस कितना है, 4 पाई है। उसमें से एक डायरेक्शन में ये प्लेस्ड हो गया, तो ये कौन से डायरेक्शन में प्लेस हुआ है, ये 4 पाई में से एक डायरेक्शन में प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया उसके डायरेक्शन के कारण और ये हो गया जो मीडियम चेंज होगा उसके कारण। तो हम बोल सकते हैं फॉर एनी मीडियम force is equals to 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square, and for vacuum force is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। ये जो एप्सिलॉन है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उसका यूनिट डायमेंशन भी हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म को पढ़ा। दूसरे लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे ये जो फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, उसका डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।